नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफी फायदेमंद साबित होगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण, जो आने वाले एग्जाम में आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर सके, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी हो और रेलवे एसएससी के लिए तो इस पे है ही, और साथ ही हम लोग रफ्तार सीरीज लेके आए जो लास्ट में वनडे एग्जामों के लिए खासकर स्पेशलिस्ट साबित होगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइनें देखेंगे ताकि जोश और उल्लास के साथ तैयारी को करते जाना है। तो देखते हैं आज की जोश भरी लाइनें क्या है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं वही कल आपको सफलता दिलाएगी। बिल्कुल सही बात, जिस मेहनत से हम लोग आज भाग रहे हैं वही आपको कल सफलता दिला देगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। खुद को अब जो है सो आग में झोंक देना है आज, तो कल हीरा बन के निकलना है। तो आज का यही मोटिवेशन था। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। उम्मीद करते हैं आप लोग के पास जोश और उल्लास आ चुका होगा। देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या रहा है। आज का क्वेश्चन बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व की घोषणा किसने की। देखिए, मध्य प्रदेश में बोल रहा है कि 58वें टाइगर रिजर्व की घोषणा किन्होंने की है। इसका मतलब है कि भारत में कुल अब 58 टाइगर रिजर्व अर्थात 58 टाइगर रिजर्व बनने को है। तो मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो अभी तक 8 टाइगर रिजर्व केवल मध्य प्रदेश में थे, लेकिन अब 9वां मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन जो है सो भूपेंद्र यादव जी किए हैं, अर्थात ये पर्यावरण मंत्री है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग थोड़ा सा बाघ के विषय में देख लेते हैं। बाघों का शहर मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। वही अगर जनगणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में कुल लगभग 3600 प्लस बाघ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे 3639 भी है और कहीं कहीं के डाटा के हिसाब से हम देखें तो 3680 भी है। तो नॉर्मली हम लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखिएगा कि 3600 प्लस जो है सो बाघ अभी भारत में पाए जाते हैं और विश्व का 75% बाघ भारत में ही पाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा कि विश्व का 75% बाघ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे भारत में पाया जाता है। वहीं अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। 1 अप्रैल 1973 अर्थात 1973 की बात कर रहा है। इस समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर विचार किया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर लाया था। बाघों की जनगणना अगर पूछा जाए कि बाघ की जनगणना पहली बार कब हुआ, तो वो 2006 में हुआ था, अर्थात 2006 में बाघों की पहली बार जनगणना की गई थी। तो उस समय कुल कितने बाघ थे, तो उस समय लगभग 1411 बाघ पाए गए थे। 1411 बाघ कब पाए गए थे, 2006 की जनगणना के हिसाब से। तो अभी देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना बाघ जो है सो बढ़ चुका है भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव जी, जो 58वें टाइगर रिजर्व अर्थात 58वें टाइगर रिजर्व की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। भाग लिया नहीं, भाग लेने जा रहे हैं। वो 11 और 12 मार्च की यात्रा पे हैं। कहाँ के लिए, तो मॉरिशस की यात्रा पे हैं। 12 मार्च वो मॉरिशस जा रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किस देश की किस देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो भाग लेंगे। तो हमने तो आपको मॉरिशस बता दिया, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस जो है ना वो कब आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद हुआ था 12 मार्च 1968 को। 12 मार्च 1968 अर्थात 1968 की बात कर रहा, इस समय आज़ाद हुआ था। तो कौन आज़ाद हुआ था, तो मॉरिशस। एक चीज़ गौर किए हैं कि 12 मार्च को ही काहे मॉरिशस आज़ाद हुआ है।
वो किससे आज़ाद हुआ? ये ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस यहाँ पे किसका कब्जा था? तो ब्रिटिश शासक जो है सो ब्रिटिश जो है सो मॉरिशस पे कब्जा कर रखा था, जो 1968 अर्थात 1968 में मॉरिशस को आज़ाद किया गया था। तो ये 12 मार्च को ही क्यों आज़ादी लिया गया था? आप ऐसा सोचे हैं? थोड़ा सा बता दें। देखिए 12 मार्च को जो है सो हम लोग का दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा कि 12 मार्च 1930 अर्थात 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। कहाँ से कहाँ के लिए? तो साबरमती से दांडी के लिए हुआ था, जिसमें नमक सत्याग्रह हुआ था, आपको पता होगा। तो ये इसमें 12 मार्च को जो हुआ था दांडी यात्रा, इसी को ध्यान में रखते हुए मॉरिशस जो है सो अपना स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को घोषित किया था, गांधी जी की दांडी यात्रा को देखते हुए हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मॉरिशस जो है सो मोदी जी जाने वाले हैं, 11 और 12 को मॉरिशस की यात्रा पे रहेंगे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? देखिए ये पूछ रहा है, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे किया गया, पूरे अर्थात पूरा भारत में एजुकेशन को लेके जांच पड़ताल की गई है, देखा गया है कि किस तरह का शिक्षा है, क्या नहीं है, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या कमी है, उसके लेके बात किया जा रहा है। तो यह आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया, अर्थात इसका जो आयोजन किया किसने किया है? यूजीसी। देखिए यूजीसी जो है सो ये अपर शिक्षा को देखता है, अर्थात ग्रांट कमीशन का काम है जो अपर लेवल का शिक्षा हो। AICTC, NCERT। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा NCERT जो है सो स्कूल एजुकेशन सर्वे का आयोजन किया गया है। देखिए इस सर्वे में मुख्यतः देखा गया है, खासकर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लेके कि ग्रामीण क्षेत्र में किस गांव में कितनी दूरी पे स्कूलें हैं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ कितनी फैसिलिटी है, बच्चों के पास किताबें हैं या नहीं, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं, वहाँ पे अगर कोई डिजिटली बच्चा अगर मान लीजिए 8-9 चला गया तो क्या डिजिटली उसके पास शिक्षा आ रहा है या नहीं, क्योंकि अब डिजिटल शिक्षा आना भी जरूरी है। तो वहाँ डिजिटल शिक्षा आया है कि नहीं आया है, वहाँ के जो है सो माता पिता जो है सो बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं या फिर क्यों नहीं भेज रहे हैं, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो NCERT इसको लेके जो है सो सर्वे जारी किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NCERT। नेक्स्ट, भारत के हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? अच्छा, देख लेते हैं कि आखिर हर घर जल मिशन को पहुंचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है हर घर तक जल को पहुंचाना। वहीं 2028 तक 100% शुद्ध जल घर तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, ताकि जो है सो आप सोच रहे हैं इससे सरकार को क्या फायदा है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हर घर तक नल का जल पहुंचा दिया, अर्थात शुद्ध वाटर पहुंचा दिया, तो लोग स्वस्थ रहेंगे, उसे कोई टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां नहीं होगी। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो भारत को तरक्की करने में योगदान देंगे। भारत सरकार का जो फिजूल खर्च हो जाता है, फिजूल तो नहीं लेकिन जो खर्च हो जाता है ट्रीटमेंट को लेके, वो खर्च बच जाएंगे, लोग का जो है सो दिनचर्या सुधर जाएगा। तो सरकार चाहती है कि लोगों को कैसे सुधारा जाए। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि दूषित जल को लेके महाराष्ट्र में जो दूषित जल जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे कुछ वायरस टाइप के फैल गया था तेजी से, तो उसको लेके 7 सदस्य कमेटी को महाराष्ट्र में केंद्र सरकार भेजी थी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हर घर तक जो है सो स्वच्छ पानी पहुंचा दिया जाए, जिससे लोगों को जीवन में सुधार हो, लोग स्वस्थ रहे और अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भाषा को लेकर क्या प्रावधान किया गया है? देखिए पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो 2020 में जो लाया गया, न्यू शिक्षा पॉलिसी जो लाया गया, उसको लेके क्या प्रावधान किया गया इसकी बात कर रहा है। तो देखते हैं, एक भाषा नीति एकदम नहीं,
दो भाषा, तीन भाषा फॉर्मूला। देखिए इसका सेंस और जो ऑप्शन सी, तीन भाषा फॉर्मूला को लेके जो है सो इस पे भी विवाद छाया हुआ, इसको लेके भी सुर्खियों में रहता है। आप सोच रहे ऐसा क्या विवाद आ गया, हमने आपको पहले बता चुके हैं इसको लेके आखिर क्या था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर क्लास रेगुलर करते रहिए, जिससे कि आप लोग पूरा पूरा अच्छे तरीके से याद हो। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो है सो इसको लेके त्रिभाषा सदस्यता को लेके आस पड़ोस के मुख्यमंत्री को बुलाया और मीटिंग किया। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार चाहती है कि न्यू शिक्षा पॉलिसी के तहत हिंदी को जबरदस्ती थोप दिया जाए, अर्थात हिंदी को जबरदस्ती लागू किया जाए। लेकिन न्यू शिक्षा पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी को लागू किया जाए। हिंदी को ये जरूर लिखा हुआ है कि तीन भाषा को लागू करना है, अर्थात तीन लैंग्वेज को जरूर पढ़ाना है बच्चे को। अब तीन भाषा अर्थात कोई भी तीन लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए जरूर, यही बोला जा रहा है तीन भाषा फॉर्मूला को लागू करना है। तो तीन भाषा में तमिलनाडु सरकार कहना है, तमिलनाडु में तो तमिल जरूर चलता है, तमिल के साथ साथ वहाँ के लोगों का कहना है, अर्थात वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी का कहना है कि तमिल तो हम लोग के यहाँ चलता है, जो अच्छे तरीके से चलता है तमिलनाडु में, क्यों नहीं चल, बिल्कुल चलना चाहिए, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्यों नहीं चलेगा। तमिलनाडु के साथ साथ वहाँ का कहना है कि हम अंग्रेजी को बढ़ावा देंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश को बिल्कुल बढ़ावा दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वहाँ का मुख्यमंत्री अर्थात M.K. स्टालिन जी का कहना है कि हम तो तमिल और इंग्लिश को तो बढ़ावा दे देंगे, लेकिन तीसरी भाषा हम लोग के पास नहीं है। तो तीसरी भाषा के लिए आपत्ति दायर कर रही है। तो तीसरी भाषा उसका कहना है, M.K. स्टालिन जी का कहना है, हम तो हिंदी ही अब हो बचेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है हिंदी ही क्यों, आप संस्कृत भी चुन सकते हैं, मैथिली भी चुन सकते हैं, और भी कोई आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको हिंदी चुनना है। इसी को लेकर विवाद छाया हुआ है। और वही तमिलनाडु सरकार कहना है कि भारत सरकार चाहती है कि तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को जबरदस्ती देना चाहती है, अर्थात जबरदस्ती लागू करवाना चाहती है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप तीन लैंग्वेज पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। इससे सरकार का इसको फायदा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मान लीजिए उत्तर भारत के लोग यदि साउथ में जाते हैं तो कोई भी लैंग्वेज में पढ़े तो बच्चे वहाँ जाके आसानी से घुल मिल सके। जैसे साउथ के ही लोग, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के लोग यदि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आए तो आराम से हिंदी बोल सके, जो हिंदी क्षेत्र ताकि हिंदी पढ़ रखे रहेंगे। तो सरकार ये चाहती है जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर आए तो दिक्कत न हो। तो सरकार का ये इच्छा है कि भारत जो विविधता में एकता वाला देश है, हर जगह जो है लैंग्वेज चेंज होता है, हर जगह भाषा चेंज होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाषा चेंज होता है। तो तीन लैंग्वेज शिक्षा रहेगा, हर बच्चे अगर मान लीजिए तीन शिक्षा में जानेगा, अर्थात तीन भाषाओं में जानेगा, तो कहीं भी वो जाए, भारत के किसी भी कोने में जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से वो वहाँ से आराम से वो रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन भाषा फॉर्मूला को लेके ये अभी विवादों में है। नेक्स्ट, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। देखिए पूछ रहा है भारत का 58 अर्थात 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ है। हमने अभी आपको जस्ट टाइगर रिजर्व को लेके बताया कि मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में बनाया जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये 58वां टाइगर रिजर्व चंबल क्षेत्र के देखिए चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले, अर्थात जिले के नाम पूछे तो वो शिवपुरी हो जाएगा। शिवपुरी जिले में 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश की 9वां टाइगर हो जाएगा, 9वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। तो देखते हैं आखिर इसमें बोला जा रहा है कि टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया, अर्थात नाम पूछ रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व बनाने को है। तो देखते हैं आखिर कौन सा है। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। देखिए इसका सेंस ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व भारत को मिलने वाला है। वही मध्य प्रदेश को 9वां टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली सरकारी योजना कौन सी है।
देख लेते हैं, आखिर महिलाओं को लेके पूछ रहा है, तो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, अच्छा, तो आर्थिक सहायता देने वाली सरकारी योजना कौन सी है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया, जो है सो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया, जबकि मेक इन इंडिया सभी के लिए है, स्टार्टअप इंडिया भी है, डिजिटल इंडिया तो खैर समझते ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैंड अप इंडिया को लेके बोला जा रहा है जो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की बात कर रहा है, उन्हें जो महिलाओं को जो है सो ऋण दिया जाएगा, स्पेशली उनके लिए बनाया गया कि उनको स्पेशली ऋण दिया जाएगा ताकि वो भी आर्थिक लाभ मिल सके और वो भी समाज से मिलजुल सके। और इसमें जो है ना, इसके तहत 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके तहत जो कितना 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक की बात कही गई है। 1 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा किसको लिए? तो स्पेशली केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है। कौन सी योजना? तो स्टैंड अप योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लाख से 1 करोड़ रुपए तक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे महिलाएं अपनी उद्योग को बढ़ावा दे और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप देखे होंगे कि महिलाओं को अभी काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि महिलाएं अब तरक्की के रास्ते पे आए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्टैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची प्रबंधन के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? देखिए पूछ क्या रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची प्रबंधन के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। हमने आपको 2-3 दिन के क्लास के पहले बता दिया था कि ये एरोनेट की बात किया जा रहा है, और हमने अच्छे से विश्लेषण दिया था कि ये एक ऐसा वेब पोर्टल है जिसके तहत कोई भी फर्जीवार मतदाता हो उसको इसमें ट्रैक भी किया जाएगा। साथ ही एपिक नंबर किसी का गलत हो गया तो इसके तहत वो ठीक कर सकते हैं, वो NVSP के वेबसाइट पे जाके भी ठीक कर सकते हैं। और अब तो ये डिजिटल ऐसा हो गया कि आप अपनी वोटर आईडी को घर भी मंगवा सकते हैं। तो इसको लेके जो है सो अभी जारी किया गया, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ERONET, डिजिलॉकर, आधार, वोटर हेल्पलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ERONET के द्वारा जो है सो ये वेब पोर्टल है एरोनेट, अर्थात ERONET की बात कर रहा है। एक ऐसा पोर्टल है जिससे आप देखिए पूछ रहा धन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसा उपयोग कर सकते हैं मतदाता सूची को अपनी ठीक करने के लिए, या फिर अपनी मतदाता सूची को जानकारी लेने के लिए आप एरोनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ERONET। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के चुने जाने का प्रतिशत कितना है? पंचायती राज संस्थाओं के लेके बोल रहा है कि महिलाओं के चुने जाने का प्रतिशत कितना है। तो देखते हैं कितना प्रतिशत है महिलाओं के लिए, 30, 35, 40, 46%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी 46% जो है सो पंचायती राज में महिलाओं को देखा गया है। जब पंचायती राज की बात आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग पंचायती राज को देख लेते हैं आखिर क्या है। तो ये पंचायती राज आपको पता होगा कि सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, और ये किसके सिफारिश पे लागू हुआ है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये लागू किया गया था। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बलवंत राय की मेहता जी के सिफारिश पे पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था? देखिए एक्चुअली हुआ था क्या, 73वें संविधान संशोधन करके 1992 में ये बनाया गया था। 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में ये लागू किया गया था, अर्थात 73वें संविधान संशोधन करके 1992 में इसे लागू किया गया था। किसको? तो पंचायती राज संस्था को लागू किया गया था। और वहीं बात किया जाए महिलाओं के आरक्षण के लेके, तो महिलाओं के आरक्षण और 243 अर्थात 243 में का सब डिवीजन डी में बोला गया है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें
रिजर्व की जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें किस में रिजर्व हो रही है, तो 243 के डी में बोला गया है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें पंचायती राज संस्थानों में रिजर्व रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46% अभी जो है सो महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज्यों में देखी गई है। नेक्स्ट, न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत कार्यकारी निर्देशक कौन है? देखते हैं कि न्यूलैंड को लेकर बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं। तो देखते हैं, नताशा झा भास्कर, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, रितु बेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नताशा झा भास्कर जी को न्यूलैंड्स ग्लोबल ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना है? अर्थात पूछ रहा है ये स्वच्छ भारत को लेके मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार करने को लेकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। ये तो सिंपल सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना चुके होंगे ऑप्शन को देख करके। शिक्षा, स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर जाहिर सी बात है कि स्वच्छता को लेके बोला जा रहा है। सब स्वच्छ भारत मिशन है तो स्वच्छता को लेके ही बोला जा रहा होगा। नेक्स्ट, देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन को लेके कितना बहुत तेज़ी से अभियान चला जा रहा था कि इंडिया को स्वच्छ किया जाए। ये बहुत गंदा है ऐसा बोला जाता है। तो कभी कभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी हम लोग का खुद ही झाड़ू लेके कभी कभी निकल पड़ते हैं स्वच्छ भारत को लेके, और ही क्या बोले। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यूएस FBI, अच्छा देखिए FBI की बात कर रहा है। FBI USA का जो है सो ये सिक्योरिटी है के अनुसार हाल ही में किस तकनीकी का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है? तो देखते हैं किसको लेके बोला जाए। देखिए पूछ रहे यूएस के जो FBI है कि हाल ही में किस तकनीकी का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। अर्थात यूएस के जो खुफिया एजेंसी FBI उसके द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर बताया गया कि किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी किया जाता है। तो देखते हैं ब्लॉकचेन। देखिए ब्लॉकचेन तो खुद ही एक टेक्नोलॉजी है जिससे तहत धोखाधड़ी से बचा जाता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अगर कोई इस सर्वर में पहुंच जाए तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे तोड़ पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी जो अभी फेमस में बिटकॉइन है वो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे ही वो काम करते रहता है और वो क्रिप्टो माइनिंग करवाते रहता है। खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी देखिए क्रिप्टो करेंसी तो ये ऑलरेडी डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी का दर्जा अभी तक इंडिया अर्थात भारत सरकार नहीं दिया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जनरेटिव AI, क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग चीज़ है जो हाई कंप्यूटिंग अर्थात जो कहने का मतलब जो सुपर कंप्यूटिंग से नीचे और नॉर्मल कंप्यूटिंग से ऊपर होता है उसे क्वांटम कंप्यूटिंग का दर्जा दिया गया। ये 2022 के UPSC CSE के पेपर में पूछा गया है क्वांटम कंप्यूटिंग के लेके। तो उस समय ऑप्शन में था ऑल, तो हमको अच्छा से याद है कि ऑल मारे थे हम लोग। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI को लेके बोला गया है कि आखिर इसके तहत जो है सो कौन बोला है, तो यूएस का जो खुफिया एजेंसी अर्थात FBI उसने बताया कि जनरेटिव AI के तहत जो है सो वित्तीय धोखाधड़ी का जो है सो देखिए वित्तीय धोखाधड़ी का उपयोग किया जाता है साइबर क्राइम वालों के लिए। और ये जो है सो जनरेटिव AI कैसे काम करता है, तो ये करता है क्या, मान लीजिए किसी का टेक्स्ट मैसेज ले लिया, इमेज ले लिया या फिर ऑडियो वीडियो जैसे कोई भी इनपुट ले लेता है और इनसे जो है सो बड़ी सामग्री बना करके वो जो है सो मतलब परेशान लोगों को परेशान करने में ये काम आता है। इस डेटा का उपयोग करता है, इससे लोगों से फ्रॉडबाजी करवा लेता है, वित्तीय धोखाधड़ी करवा लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेटिव AI। आप एक चीज़ और ध्यान दिए होंगे कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो वो डिजिटल साइबर को लेके जरूर बातचीत करते हैं कि डिजिटल साइबर को लेके कैसे इस पर मध्यस्थता किया जाए, कैसे रोका जाए। तो बात होते रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जनरेटिव AI। एक चीज़ और ध्यान दिए होंगे
कि जो इंटरपोल के तर्ज पे भारत सरकार भी अब भारत पोल लॉन्च की है, ताकि जो इंटरपोल से कनेक्टिविटी स्थापित करने में भारत पोल को आसान हो। एक्चुअली पहले होता था कि इंटरपोल का कोई भी अगर भारत में आता था, कोई भी क्रिमिनल को ढूंढ रहे तो भारत सरकार का सीबीआई हो या फिर रॉ हो, आईबी हो, ईडी हो, ये सब सहायता करता था। लेकिन अब जो है डायरेक्ट इंटरपोल अब सहायता करेगा। खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसका सही आंसर जनरेटिव एआई, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना है? देखते हैं कि महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना लॉन्च की है। स्टार्टअप इंडिया, देखिए इसका सही ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया। जो है सो महिलाओं को महिला की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो है सो ये योजना लाई है स्टार्टअप इंडिया के लिए। जो भारत सरकार चाहती है कि महिला को कैसे भागीदारी को बढ़ावा मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत सरकार चाहती है महिला को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, 2025 में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अर्थात मोदी जी हम लोग का जो कल परसों में जाने वाले हैं मॉरिशस। हमने अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन में मॉरिशस को लेकर अच्छे तरीके से आपको डिटेल बताया है। तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे आखिर क्या है। तो पूछ रहा है प्रधानमंत्री, अच्छा मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र राम गुलाम जो है सो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस सरकारी नीति का योगदान है? देख लेते हैं आखिर किस सरकारी नीति। देखिए पूछ कह रहा है कि ग्रामीण शासन में, अर्थात ग्रामीण जो सबसे निचले स्तर की शासन है उसकी बात कर रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस सरकारी नीति का योगदान, अर्थात कौन सी सरकारी नीति जो है सो सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है? स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पंचायती राज आरक्षण नीति। देखिए इसका सही ऑप्शन डी पंचायती राज आरक्षण को लेकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाया जाता। हमने आपको भी जस्ट बताया है कि क्या कि महिलाओं को 1/3 जो है सो आरक्षण किया गया किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 243 में हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि आर्टिकल 243 के डी भागों में बताया गया कि महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व रखी जाएगी। और ये पंचायती राज मंत्रालय हमने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया गया है। और ये सबसे छोटे स्तर पर जो है सो लोगों का भागीदारी होता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज आरक्षण नीति। और ये भी आर्टिकल ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 243 डी के तहत जैसे महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व की जाती है संस्थानों में, पंचायती राज संस्थानों में। वहीं इसका रिजर्व जो है सो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। यह भी बात ध्यान रखिएगा। किसमें? तो 73 संविधान संशोधन 1919 की बात किया जाए तो 1992 में संशोधन किया गया था। कौन सा? 73। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी हम लोग का रफ्तार सीरीज बचा हुआ, रफ्तार सीरीज थोड़ा सा देखते हैं और करंट को रफ्तार में लेकर चलते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। आप लोग सोचते हैं कि यूपीएससी में जो यूपीएससी का सीएससी होता है उसमें तो स्पोर्ट से नहीं आता, लेकिन पिछले 2 सालों से 1-2 स्पोर्ट्स को देखा गया क्वेश्चन में। इसलिए स्पोर्ट्स को भी जो हाईलाइटेड स्पोर्ट्स है, जो हाईलाइटेड खेल है, उसको थोड़ा ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। तो इसका सही आंसर की बात है तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, जो हम लोगों ने कल देखा ही होगा। हम तो देखे, आप लोग को पता नहीं। मुंबई में अब वेबस 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। देखिए मुंबई में जो है सो वेबस 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। तो विद्युत मंत्री हैं मनोहर लाल, जो सेंट्रल विद्युत मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ही ग्रिडकॉन का उद्घाटन किया है। पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2025 में भाग लिया है। किसने? तो पर्यटन मंत्रालय जो ITB
बर्लिन 2025 में भाग लिए हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पुस्तक संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान का विमोचन किया है। पुस्तक भी अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, देखिए बोल क्या रहा है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कौन सा पुस्तक, संविधान सभा की महिला सदस्यों के जीवन और योगदान का विमोचन किया है। किर्गिस्तान में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए खंजर अभ्यास किसके साथ किया जा रहा है, तो भारत और किर्गिस्तान के साथ। तो कहाँ किया जा रहा है, तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कौन से क्रम का है, तो ये खंजर नामक अभ्यास 12वें क्रम का ये अभ्यास है। तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान में किया जा रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में 4 से 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 आयोजित किया जा रहा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पश्चिम प्रशांत महासागर की बात कर रहा है, उसमें 4 से 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 आयोजित किया जा रहा है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया, अर्थात वो अब जल्द ही बनेगा। कौन सा, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के पिल्ललवारा में पृथ्वी का सबसे पुराना क्रेटर अर्थात 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर खोज लिया गया है। इससे पहले भी जो सबसे पुराना क्रेटर था अर्थात गड्ढा था वो ऑस्ट्रेलिया में ही था, लेकिन उससे भी पुराना अब खोज लिया गया है। कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया के पिल्ललवारा में पृथ्वी का सबसे पुराना क्रेटर जो 3.5 अरब साल पुराना है उसको खोजा गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 100 पेज अर्थात 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट अपने हाथों से तैयार कर लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि अभी डिजिटल ज़माना में या तो सभी कंप्यूटर से टाइप करवाते हैं या फिर जो है सो अपने जो सचिव होते हैं उनसे लिखवाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी। इन्होंने 100 पेज अपने हाथों से लिखा है, जो फाइनेंशियल को लेके कहाँ पे कितना खर्च ना हो या फिर कितना से आएगा, ये टोटल चीज़ अपने हाथों से लिखे है। और कोई कितने पेज, 100 पेजों का, वो भी कितने था, तो 1,65,100 करोड़ रुपए का जो सो बजट को लेके अपने हाथों से लिखा है। इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। ये पूर्व IAS अधिकारी भी रहे हैं। कौन रहे, तो ये मंत्री जी हैं ओपी चौधरी जी, इनको ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था, हम लोग का एक्सप्रेस न्यूज़ भी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये काफ़ी सेशन अच्छा लगा होगा। और एग्जाम को लेकर तो ये स्पेशलिस्ट हैं, अर्थात महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये आने की संभावना बहुत हद तक बनी रहती है, तो इसको हमेशा याद रखिए, अपडेट करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।